Hello, hi, and welcome to my YouTube channel DMCM IAS. So dear students, तो पिछले वीडियो में हमने जो हमारा नगरीय भूगोल था, अर्बन जियोग्राफी था, चौथा प्रश्न पत्र है हमारा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अवध सीरीज की जियोग्राफी है ये। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने लघु उत्तरी का शायद तीन या चार क्वेश्चन हमने कवर किया था, लेकिन उसमें थोड़ा पीडीएफ का कलर थोड़ा सा मिसमैच था। इसलिए अब देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया क्लियर है, पीडीएफ है और इसका वीडियो भी अच्छा आएगा और आप सबको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि यहाँ ये सब पढ़ चुका हूँ मैं। अ, इसको पढ़ा चुका हूँ मैं एक्चुअली। और इसको बस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हम इसके आगे ही पढ़ाएंगे। एक ये है और फिर ये पेज था, फिर जाके ये पेज है। तो हमने पूरा अति लघुत्री कवर कर लिया था उस वीडियो में। ठीक है, अब इसमें ये भी देख लेंगे आप। और ये पहला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया था लघुत्री में, और दूसरा क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, और तीसरा प्रश्न हमने कवर कर लिया था। हमने तीसरा प्रश्न भी कवर कर लिया था। नहीं, तीसरा प्रश्न हमने शायद नहीं कवर किया था, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब इसको आराम से पढ़ने चलते हैं। कह रहा है कि शहरों के लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के सभी विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है। ये देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, ताकि आसानी हो। इसके बाद पहला पॉइंट है, स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है। स्मार्ट सिटी दूसरा पॉइंट है, स्मार्ट सिटी शहरों की सबसे अहम ज़रूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव के लिए दृष्टिकोण की श्रृंखला अपनाई जाती है। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक निजी साझेदारी और नीति में बदलाव के लिए लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें। एक स्वच्छ और टिकाऊ टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट समाधानों के प्रयोग का मौका दें। विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर बाहर दोहराया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों और देश के हिस्सों में भी इसी तरह स्मार्ट सिटी के सृजन को प्रेरित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति क्या है, देखिए। पूरे शहर के लिए पहल, जिसमें कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया गया है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र का कदम दर कदम विकास हो सके। क्षेत्र के आधार पर प्रगति के 3 मॉडल हैं। रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र। कोर बुनियादी सुविधाओं के तत्व, देखिए। पर्याप्त पानी की आपूर्ति, निश्चित विद्युत आपूर्ति,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास विशेष रूप से गरीबों के लिए, सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, टिकाऊ पर्यावरण। ठीक है। और नौवां है नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा। 10वां है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो कुल मिला के ये जो स्मार्ट सिटी है उसमें ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, कोर सुविधा बुनियादी सुरक्षाएं हैं। ठीक है, इसको फंडामेंटल फंडामेंटल सर्विस बोलते हैं इसे। तो कोई भी स्मार्ट सिटी हो आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे, ये सब चीज़ें जल्दी, ये सब सारी सुविधाएं आप जरूर चाहना चाहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है नगरीय अधिवास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। नगरीय अधिवास या नगर एक ऐसा अस्थायी स्थान होता है जहाँ ऐसे विशेषीकृत कार्यों का जमघट या समूहन मिलता है जो एक सुसंस्कृत या सभ्य समाज की सेवाओं के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार के विशेषीकृत कार्य नगर के विभिन्न भागों में प्रायः अलग-अलग संपन्न होते हैं। नगर की यह अवधारणा यूरोप में नगरीय जीवन की प्रारंभिक अवस्था आज तक एक सी रही है। डिकिंसन महोदय लिखते हैं, नगरीय शब्द ग्रामीण शब्द के विपरीत उन क्रियाओं के लिए लागू होता है जो मिट्टी को जोतने संबंधी क्रियाओं से अलग है तथा नगर में निश्चित स्थानों पर परस्पर संबंधित क्रियाएं घनिष्ठ साहचर्य में संपन्न होती हैं। ब्लास महोदय के अनुसार नगर सामाजिक संगठन वाला एक अधिक व्यापक क्षेत्र होता है। यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिससे कुछ ही अधिवास प्राप्त कर पाते हैं। मैकाइवर एवं पेज तथा पेज महोदय लिखते हैं, या फिर मैकाइवर एवं पेज महोदय के अनुसार नगर अन्वेषणों के केंद्र होते हैं, मतलब रिसर्च। ठीक है। तथा मतलब इन्वेंशन अन्वेषण अन्वेषण होते हैं ना, इन्वेंशन होते हैं खोज वोज रिसर्च के लिए। तथा नगर के निरंतर प्रभाव केवल सामाजिक संगठनों में ही परिवर्तन नहीं करते, वरन नगरीय प्रभावों से सामाजिक रूढ़ियों तथा ग्रामीण समाज की प्रचलित मान्यताओं का नाश होता है। बहुत सारी रूढ़ियाँ गाँव में आप देखते होंगे। ठीक है। ऊंच नीच बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्रथाएं मान्यताएं बहुत सारी चीज़ देखते होंगे। तो नगर की वजह से अगर शहर ना होते तो लोगों की आंखें ना खुलती। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जातिवाद या ये सब गांव में विद्यमान रहते हैं, तो उन सब का निवारण शहरों में ही हो जाता है। ठीक है। आप समझ रहे होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अगर शहरों में ज़्यादा ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता है। गांव से शहर जाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी जो गांव में होती हैं उससे बिल्कुल विपरीत होता है शहरों में। ठीक है। सब लोग विकास की तरफ सोचते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं था जो हमने बोला, फिलहाल नगर से संबंधित है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। वान रिचतोफेन के अनुसार नगर एक संगठित समूह रखता है जिसमें सामान्यतः कृषि कार्यों के विपरीत प्रमुख व्यवसाय, वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों की श्रेणी के लिए अलग-अलग मापदंड माने जाते हैं। अधिकांश देशों में किसी भी मानवीय बस्ती को नगर की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या आकार की न्यूनतम सीमा रखी गई है। यद्यपि जनसंख्या आकार की न्यूनतम सीमा में पर्याप्त भिन्नता एक देश से दूसरे देश में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए डेनमार्क तथा स्वीडन में 250, आइसलैंड में 300, कनाडा तथा स्कॉटलैंड में 1000, जर्मनी, फ्रांस तथा अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन तथा थाईलैंड में 2500, 2500, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा बेल्जियम देशों में 5000, मलेशिया, स्विट्जरलैंड तथा ग्रीस देशों में 10,000, रूसी गणराज्य में 12,000 एवं जापान में 30,000 न्यूनतम जनसंख्या रखने वाली मानवीय बस्तियों को नगर की मान्यता दी जाती है। ठीक है। उपर्युक्त आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि नगर की न्यूनतम जनसंख्या का मापदंड विश्व के विभिन्न देशों में समान नहीं है। ठीक है। तो अपना अपना जो एक मापदंड होता है, पैमाना होता है, भाई इतने लोग रहेंगे, तो अगर मतलब अपने भारत में जैसे 5,000 लोग रहेंगे, किसी यहाँ पे भारत में कहाँ है, देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा बेल्जियम देशों में 5,000 लोग अगर रहेंगे एक गांव में, तो उसको नगर माने यानी शहर का दर्जा दे दिया जाएगा। बाकी सब देशों में अलग अलग यहाँ पे डेटा दिए गए हैं, उसमें ऐसे होते हैं। ठीक है। उनमें इतनी जनसंख्या हो जाती है तब उसको शहर बनाया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, नगरीय विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताइए। प्रसिद्ध भूगोलविद ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं।
पहला है पूर्वावस्था। यह नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था है। अधिवास में या अधिवास में एक सड़क या गली होती है जिसके किनारे लोग बसे होते हैं। यहाँ कुछ दुकानें या एक दो सामाजिक संस्थान होते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी अवस्था क्या है? शैशवावस्था। पहला अवस्था क्या था? पहला शैशव पूर्वावस्था, ठीक है। बच्चे से होता है ना शिशु, शिशु पूर्वावस्था, तो वैसे ही शैशव पूर्वावस्था, ठीक है। अब दूसरी अवस्था क्या है? शैशवावस्था। नगर विकास की यह दूसरी अवस्था होती है। इसमें मुख्य सड़क या गली के समानांतर और लंबवत सड़कों गलियों का विकास होता है। फलतः गली गली सड़कों का एक जाल बन जाता है। मुख्य सड़कों और मोड़ों पर दुकानें विकसित हो जाती हैं। अब आता है तीसरी अवस्था, बाल्यावस्था। यह अवस्था नगर की अवस्था है। इसमें केंद्रीय भाग में चौक जैसा व्यापारिक केंद्र बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। चलो, किशोरावस्था। इसमें केंद्रीय भाग स्पष्ट हो जाता है। व्यापार के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग, परिवहन संस्थान, शिक्षण, प्रशिक्षण, दवा दारू आदि के सेवा केंद्रों, नगर सेवा संस्थाओं आदि का विकास हो जाता है। नए नए मकान, सड़क आदि बनने लगते हैं। बाहर से लोग यहाँ आजीविका के लिए आने लगते हैं। कार्यों के अनुसार व्यापारिक, औद्योगिक, सामाजिक संस्थानों का अलग अलग केंद्रों में विकास होने लगता है। पांचवा है प्रौढ़ावस्था। इसमें केवल व्यापार, उद्योग, परिवहन, सेवा संस्थान आदि का ही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों की बस्तियों का भी अलगाव हो जाता है। उच्च, मध्यम, निम्न श्रेणी के लोगों या धनी व्यापारी, उद्योगपति, वकील, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग आदि अलग अलग रहने लगते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रौढ़ावस्था में क्या है? नगर की चरम अवस्था। यह नगर की चरम अवस्था है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक, औद्योगिक, सेवा प्रधान, प्रशासनिक एवं अधिवासी क्षेत्र अलग रहते हैं। नगर के स्वरूप पर संचालन के लिए परिवहन मार्गों, गंदी बस्तियों, सेवा संस्थानों का सुधार और पुनः नियोजन होने लगता है। कोलकाता जैसे अधिकांश महानगर इसी अवस्था में है, ठीक है, उत्तर प्रौढ़ावस्था में है कोलकाता कोलकाता। और जैसे वृद्धावस्था में क्या है? यह नगरों की ह्रासोन्मुखता का द्योतक है। मतलब अब उस नगर की सभ्यता जो है अब वो डाउन हो रही है इस वृद्धावस्था में। जब आर्थिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने तथा गंदी बस्तियों, तंग रास्तों, पुराने ढहते भवनों आदि का पुनरुद्धार करने में नगर असमर्थ रहता है, तो ऐसी अवस्था आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी सुविधाओं को देने में असमर्थ होने लगता है, तो वृद्धावस्था नगर की कहलाती है। ये देखिए, ये पूरा आंसर है इसको, ठीक है। ये पूरा प्रश्न था, इसका आंसर है, ठीक है। इतनी अवस्थाएं, 7 अवस्थाएं हैं। आप इसको देख कर जाएंगे आराम से, ठीक है। पूरे सातों अवस्थाएं कैसे एक गांव से शहर में विकसित होता है और उसका नगर का फिर से शहर का पतन कैसे होता है, ये पूरी अवस्थाएं हैं। शैशव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। ये याद ही रहेगा तो इतना भी काफी, हेडिंग याद रहेगी। चलिए, ये इसका आंसर कहाँ तक है ये भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ तक है, ठीक है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अंतर बताइए, प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। चलिए अंतर बताते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अंतर बताइए। कृषि के अलावा कार्यों के अनुसार यदि नगर की परिभाषा की जाए तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ कृषियेतर कार्य ग्रामीण प्रकृति के भी होते हैं। नॉर्वे में मछली पकड़ने वाले तटीय स्थान ग्रामीण कार्य में प्राथमिक होते हुए भी नगरीय भूदृश्य उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रामीण फार्म गृह में सभी नगरीय क्रियाएं मिलती हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरों का जन्म व विकास मूलतः अप्राथमिक कार्यों तथा उसके कारण होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्राथमिक कार्यों और उसके कारण होता है। दूसरा है, नगरों में प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूपों व गुणों को बदलकर उपयोग किया जाता है। इसमें विनिर्माण उद्योगों का विकास होता है, जबकि ग्रामों में प्राकृतिक संसाधनों के अपरिवर्तित स्वरूप का उपयोग किया जाता है। नगरों में यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा विविध प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के स्थल होते हैं, जबकि ग्रामों में इनका अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाओं चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाओं कृषि, पशुपालन, शिकार व मछली पकड़ना, लकड़ी काटना व वन्य वस्तुओं का संग्रह करने व खनन क्रिया में संलग्न जनसंख्या निवास करती है, जबकि नगरों में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में संलग्न निवासित जनसंख्या प्रभुत्व रहता है। पांचवा है
ग्रामीण क्षेत्रों में कम सघन जनसंख्या होती है तथा मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में सघन जनसंख्या होती है और मकानों के बीच कोई खाली जगह नहीं होती। नगरों में मकान सटे हुए होते हैं और उनका लंबवत या उदग्र प्रसार होता है। 6। नगरीय क्षेत्रों में कृषियेतर भूमि उपयोग विविध कार्यों में होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष भूमि का उपयोग होता है। और 7वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा स्वस्थ दशाएं, शुद्ध पेयजल व ताजी वायु मिलती है। ये बहुत अच्छी बात होती है गाँव में। हाँ, ठीक है। बढ़िया हवा मिलती है, बढ़िया पानी मिलता है। नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बस वहाँ पे ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। वस्तुतः ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों की विशेषताएं कम या अधिक रूप से एक दूसरे में देखने को मिलती हैं। कोई भी मानव समाज ऐसा नहीं हो सकता जिसे पूरी तरह ग्रामीण कहा जा सकता हो। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अमुक समाज में ग्रामीण तत्व अधिक है, नगरीय तत्व कम है। ग्रामीण व नगरीय जीवन के रहन सहन में अंतर किसी एक बात का परिणाम न होकर मिली जुली बातों का परिणाम है। नगर की विभिन्न परिभाषाओं में जिन मापदंडों का सहारा लिया गया है, उनको निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थान के प्रकार या उद्यम अथवा व्यवसाय तथा भूमि उपयोग, जनसंख्या का घनत्व, मकानों की परस्पर दूरी व स्थायित्व, अधिवास में रहने वाली जनसंख्या का आकार, स्थान व प्रशासकीय दर्जा, सीमाएं एवं महत्व, व्यक्तियों, क्षेत्रों व सरकारों की निजी धारणाएं। ठीक है, नगर की परिभाषा में ये सब शब्द जुड़े हुए होते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। इसका आंसर कितना बड़ा है ये भी देख लेते हैं इसी में। यहाँ तक है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। इसमें भी 5 पॉइंट हैं, अब पढ़ते हैं इसको पूरा। नगर नियोजन की विषय वस्तु पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, गैलियन ने नगर नियोजन की, गैलियन लेखक हैं, उनके उनके अनुसार गैलियन ने नगर नियोजन की विषय वस्तु को निम्न 4 भागों में बांटा है। पहला है प्रकार्यात्मक कटिबंध, फिर दूसरा है आवागमन के साधन, फिर तीसरा है खुला स्थान, चौथा है सामुदायिक समूहन। और इसमें क्या कहते हैं, हेराल्ड एम लेविस ने नगर नियोजन के पक्ष पर बल देते हुए निम्नलिखित 6 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला है नगर से बाहर जाने तथा नगर में आने के लिए यातायात की व्यवस्था करना। दूसरा है नगर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा का प्रावधान करना। तीसरा है सड़कों की व्यवस्था। चौथा है पार्क व मनोरंजन की व्यवस्था। पांचवा है सार्वजनिक भवनों के लिए स्थान की व्यवस्था। छठा है भूमि का गुणात्मक उपयोग। नगर नियोजन की विषय वस्तु में सामान्यतः निम्नांकित 10 विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे पहला है भौतिक विकास पर बल देना। इसके अंतर्गत नगर क्षेत्र नगर क्षेत्र में देखिए, भौतिक विकास पर बल देना, इसके अंतर्गत नगर क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, देखिए, आवासीय क्षेत्र तथा भवनों का निर्माण होना चाहिए, संचार साधनों का विस्तार होना चाहिए, जल प्रकाश व अन्य सेवाओं का निर्माण होना चाहिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रावधान आदि कार्य नगर नियोजन के निर्देश में होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है नगर नियोजन का दूरगामी होना। देखिए, नगर नियोजन में 20 से 30 वर्षों के भविष्य की जनसंख्या का प्रक्षेपण करना चाहिए और उस प्रक्षेपण के अनुरूप आवास, परिवहन, मनोरंजन, शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय, सार्वजनिक सेवाएं, जल पूर्ति, प्रकाश तथा अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरा है नगर नियोजन का व्यापक होना। नगर नियोजन में नगर के भावी विकास को ध्यान में रखना चाहिए ताकि नगर का विस्तार हो सके। चूंकि नगर अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नगर नियोजन में नगर प्रदेश का भी ध्यान होना चाहिए। चौथा है नगर नियोजन का व्यापारिक होना। नगर नियोजन के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम व्यवहारिक होने चाहिए। उसमें अनावश्यक विवरणों को शामिल नहीं करना चाहिए। सम्मिलित विवरण ऐसा हो जो जो सभी की समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके बाद पांचवा क्या है, भौतिक डिजाइनों के प्रस्तावों व नीतियों का प्रकाशन। नगर नियोजन के लिए जो जो भी डिजाइनें तथा नीतियां बनाई जाएं, उनका प्रकाशन अवश्य करना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों को स्वीकार करने में वहाँ का समाज किस सीमा तक तैयार है। ठीक है ना, जो भी डिजाइन हो उसका प्रकाशन यानी न्यूज़पेपर में ज़रूर करना चाहिए, जो भी आप नगर में करना चाहते हैं, ताकि वो पता चल जाए कि समाज इसको स्वीकारना चाहता है कि नहीं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 है, ये इसको देख लेते हैं कितना लॉन्ग है।
हाँ, तो ये इसका आंसर काफ़ी बड़ा है। चलिए इसको पढ़ डालते हैं। देखिए, भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों की समस्याएं बताइए। गंदी बस्ती ऐसे आवासीय क्षेत्र को कहते हैं जो मानव आवास के अयोग्य हों। ऐसे अयोग्य आवासीय क्षेत्र के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे गैर स्तरीय क्षेत्र के लिए गिरावट वाला क्षेत्र, अयोग्य आवासीय क्षेत्र, गंदी बस्ती, इन शब्दावलियों का प्रयोग कुछ मानकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। डिकिंसन के अनुसार गंदी बस्ती गिरावट की अतिशय दशा को कहते हैं, जब मकान इतना उपयुक्त हो जाए कि निवासियों का स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य और कार्य क्षमता ह्रासमान हो जाए। हाँ, मर्फी का मानना है कि गंदी बस्ती उसे कहते हैं जहां ऐसे निकृष्ट अधिवासों का प्राधान्य है जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के लिए हानिकारक है। भारतीय नगरों की मलिन बस्तियां। भारतीय नगरों में गंदी या मलिन बस्तियों की उपस्थिति एक सामान्य नगरीय दृश्यावली बन गई है। यहाँ के नगरों में इन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुंबई में चाल, चेन्नई में चेरी, कोलकाता में बाड़ी, दिल्ली में झुग्गी, कानपुर में कटरा तथा अहाता आदि। सुने होंगे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों, ठीक है ना? तो ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये मलिन बस्तियों में गिनी जाती हैं। एक आकलन के अनुसार भारत के महानगरों की लगभग 27% जनसंख्या गंदी बस्तियों में निवास करती है। यहाँ गंदी बस्तियों के दो प्रमुख क्षेत्र नगरों में मिलते हैं। नगर के बाहरी भाग में पुराने मकानों का क्षेत्र, जहाँ न्यूनतम नागरिक सुविधाएं, पुराने मकानों और अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तथा नगर के बाहर खुली भूमि, सड़कों के किनारे, नालों के पास, रेल पटरियों के किनारे, जहाँ कच्चे मकानों और झोपड़पट्टियों की प्रधानता होती है और नागरिक सुविधाओं का पूर्ण अभाव होता है। ऐसी बस्तियां नागरिक जीवन के लिए सबसे अधिक खतरनाक प्रमाणित हो रही हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 8%, 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में 25%, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 25% और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 40% जनसंख्या गंदी बस्तियों में निवास करती है। यह एक विरोधाभास है कि यहाँ के महानगरों में विशाल भवनों के आसपास झोपड़पट्टियां देखने को मिल जाती हैं। फलतः इनके कारण संपूर्ण वातावरण दमघोंटू बना रहता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कोलकाता की गंदी बस्तियों में करीब 10 लाख लोग निवास करते हैं और प्रत्येक 2 घरों में से एक एक में क्षय रोगों का प्रकोप है। लगभग 70% परिवार किसी न किसी अवस्था में क्षय रोग से प्रभावित है। यहाँ की आबादी का घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति एकड़ है। नगरीय जीवन की सुविधाएं नगण्य हैं, जैसे 50 व्यक्ति पर एक पानी की टोटी, 36 व्यक्तियों पर एक शौचालय, संकरी गली और गंदी तथा अंधेरी गलियां, पानी का लगातार जमाव, बच्चों के खेलने के लिए स्थान का अभाव आदि। यहाँ अधिकांश कम वेतन भोगी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का जमघट और दुर्गंध युक्त परिवेश की प्रधानता है। गोरखपुर नगर की 35 से 40% आबादी ऐसे ही सुविधा विहीन गंदी बस्तियों में गुजारा करती है, जिसके संबंध में कुछ सूचनाएं निम्नवत हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी महानगरों में गंदी बस्तियों का प्राधान्य है, क्योंकि कानपुर की 41.8%, लखनऊ की 35%, वाराणसी की 33%, आगरा की 36.8%, इलाहाबाद की 30.9%, मेरठ की 30.1% और बरेली की 35.1% जनसंख्या गंदी बस्तियों में निवास करती है। कानपुर महानगर में 70 से अधिक गंदी बस्तियां हैं, जो नगर के भीतरी भाग से लेकर बाहरी भाग तक वितरित हैं, जहां 6 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ के अहातों की संख्या 1,85,000 के आसपास है। यहाँ के 39 बड़े अहातों में 70% ऐसी जनसंख्या निवास करती है जहाँ नागरिक सुविधाएं अति अल्प हैं। ऐसी ही मलिन बस्तियां लखनऊ में 19,
वाराणसी में 60, आगरा में 9, इलाहाबाद में 13 और बरेली में 6 हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मलिन बस्तियों के बारे में बात हो रही थी। मलिन बस्तियों में जनजीवन की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मलिन या गंदी बस्तियों में जनजीवन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। मानव की रिहाइश के लिए निम्न स्तर के मकानों की संख्या अधिक होती है। मलिन बस्ती में स्वास्थ्य व सुरक्षा की कमी होती है। इनमें व्यक्तिगत या एकांत जीवन का अभाव होता है। अधिकतर मकान एक कमरे के ही होते हैं और उनमें 10 से 12 व्यक्ति एक साथ रहते सोते हैं। समझ सकते हैं कितनी बुरी दशा होती है। मलिन बस्तियों में अपराध, रोग व अनाचार बहुत बढ़ जाते हैं। इनमें असामाजिक बुराइयां, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे पेट भरे न भरे जुआ जरूर खेलेंगे, शराब जरूर पियेंगे और समझ सकते हैं फिर हैं, ये करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, पागल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मलिन बस्तियों में अधिकतर निरक्षर लोग मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है, पढ़े लिखे ना होना। चलिए आगे चलते हैं। मकानों के अंदर बाहर सभी जगह गंदगी व दुर्गंध रहती है तथा कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। यहाँ गरीबी व ऊंची जन्म दर देखने को मिलती है। मलिन बस्तियों के पुनर्निर्माण की गुंजाइश कम होती है। मकानों की छतें प्रायः खपरैल, टूटी फूटी ईंटों, मिट्टी, टीन, प्लास्टिक शीट आदि से ढक दी जाती है। भारतीय नगरों में केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के आसपास या औद्योगिक संस्थानों के समीप गंदी बस्तियां मिलती हैं। इन्हें अहाता तथा कटरा जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कटरा बहुत सारे जैसे आप इलाहाबाद में भी कटरा वटरा सुनते हैं ना, बहुत सारी जगह कटरा मार्केट। ठीक है, अहाता तो कम सुने होंगे, कटरा बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, कटरा बाजार। तो उन सब चीज़ को मलिन बस्तियों में काउंट किया जाता है, ऐसा तो इसमें लिखा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। उद्यान नगर से आप क्या समझते हैं? देखिए, उद्यान नगर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 9। ब्रिटिश विद्वान एबनेजर होवार्ड ने 1898 में नगरों के सुनियोजित आधुनिक विकास के लिए उपवन या उद्यान नगर की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक टुमारो ए पीसफुल पथ टू रियल रिफॉर्म 1898 और उसके संशोधित रूप गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो 1902 में बगीचों से युक्त नए नियोजित नगर बसाने की संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार किसी नगर की वृद्धि की कार्यात्मक सीमा होती है और इसलिए उन्होंने लंदन महानगर की अतिवृद्धि के समाधान के रूप में सीमित क्षेत्रों और जनसंख्या वाले नए केंद्रों के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऐसे नवीन नगर की आदर्श जनसंख्या 30,000 होनी चाहिए। ऐसे नगर में क्षेत्र और जनसंख्या के सीमित होने के अलावा वृद्धि उपनिवेशीकरण से होनी चाहिए। आर्थिक सामाजिक अवसरों में वैभिन्न तथा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और सार्वजनिक हित की दृष्टि से भूमि पर नियंत्रण भी होना चाहिए। होवार्ड के उद्यान नगर में नगरीय और व ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन के सर्वोत्तम पहलुओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। होवार्ड ने उद्यान नगर को अनेक वार्डों तथा पड़ोसी इकाइयों में बटा हुआ माना है। उन्होंने नगर के भीतर की ओर पार्कों के प्रावधान तथा नगर केंद्र में एक विद्यालय की कल्पना की है। उनका कहना था कि उपवन नगर लोगों को स्वस्थ, सुंदर व स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाले होते हैं। इनका आकार इतना ही होता है कि इसमें अधिकांश लोग आराम से रह सकें। यह नगर ग्रामीण पेटी द्वारा घिरा होता है। नगर की सारी भूमि न्यास या सार्वजनिक अधिकार में होती है। नगरीय जीवन की अच्छी बातों के साथ साथ ग्रामीण जीवन की भी अच्छी से अच्छी बातों को यहाँ पर अपनाया जाता है। होवार्ड ने औद्योगिक नगरों में मलिन बस्तियों को साफ करने तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया। वो मानते थे कि उपवन नगर कृषि क्षेत्र में निर्धारित किया जाना चाहिए। 3,000 की आबादी के लिए कम से कम 6,000 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। नगर पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं वहां पर उत्पादित की जानी चाहिए और पूरे नगर को वितरित की जानी चाहिए। नगर के भावी प्रसार के लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिसे हम हरित पेटी कह सकते हैं।
यह पेटी नगर के समीपवर्ती भागों पर फैली होनी चाहिए। नगर का संपूर्ण क्षेत्र खुले स्थानों व रिहायशी प्लाटों दोनों में अच्छी तरह विभक्त होना चाहिए। यहाँ पर लोग ग्रामीण व नगरीय दोनों प्रकार के जीवन का आनंद उठा सकें। इस उद्देश्य से उस स्कूल, थिएटर, स्वास्थ्य व एवं मनोरंजन केंद्र, अस्पताल, दुकानें, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, छोटे छोटे सहायक उद्योग, बगीचे, पार्क, खेल के मैदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उपवन नगर में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार उपवन नगर पूर्णतः एक आदर्श नियोजित नगर का रूप होता है। नगरीय भूगोल के विविध उपागम की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, नगरीय भूगोल के विविध उपागम की विवेचना कीजिए। उपागम समझ चुके हैं, अप्रोच, ठीक है ना। आपको कोई काम करना है, उसका उसकी एक अप्रोच होती है, ठीक है। उपागम होता है, ठीक, किस किस साधनों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ठीक है, यही होता है उपागम। चलिए, नगरीय भूगोल के विविध उपागम की विवेचना कीजिए। सामान्य रूप से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं जिसके द्वारा भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, जैसे क्रमबद्ध उपागम अथवा वस्तुगत, ठीक है, क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज सीक्वेंस। दूसरा है क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक उपागम, ठीक है। एक क्षेत्र को मान लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला, फिर उससे बड़ा जिला, ठीक है, ऐसे सामान्यतः सभी अध्ययन उपर्युक्त दोनों माध्यमों में संपादित होते हैं, माध्यमों से संपादित होते हैं। बृहत स्तर पर जो अध्ययन किए जाते हैं क्रमबद्ध उपागम के माध्यम से होता है। सूक्ष्म स्तर के माध्यम में क्षेत्रीय उपागम का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा उपागम सिद्धांत परक उपागम के रूप में आता है। इसमें मूलभूत सिद्धांतों को आधार मानकर प्रस्तुत किया जाता है। नगरीय भूगोल में परोक्ष रूप से इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम इस प्रकार हैं। नगरीय तंत्र उपागम। इस उपागम का प्रयोग गार्नर महोदय ने किया था। इस इस उपागम के अंतर्गत नगरीय भूगोलवेत्ता नगर को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। इस उपागम के अध्ययन का प्रारंभ नगरों की अवस्थिति और बसाव स्थान से प्रारंभ होता है और उसके ऐतिहासिक विभाजन से समस्थानिक आर्थिक और अथवा कार्यात्मक पक्षों की व्याख्या होती है। आकार की उपागम। इस उपागम के माध्यम से नगरों के आंतरिक भागों का सूक्ष्म अध्ययन होता है। इसको गार्नर ने आंतरिक संरचना का उपागम कहा है। यह उपागम नगरीय भूदृश्य के स्वरूप, आंतरिक संरचना और उसके प्रतिरूप पर यह केंद्रित होता है। नगरों की आंतरिक संरचना प्रत्यक्षतः उसके विकास, वृद्धि और कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए यह उपागम नगर नियोजन की दृष्टि से अधिक लाभप्रद है। तीसरा, प्रतीक अध्ययन उपागम। इस उपागम के अंतर्गत किसी एक नगर अथवा किसी क्षेत्र विशेष के कई नगरों का चयन करके इसके द्वारा उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब आता है, यह उपागम भी नगर नियोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, तीसरा ही चल रहा है। इसमें नगर विशेष की समस्याओं का उल्लेख किया जाता है। चौथा है तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम। इस उपागम को तंत्र उपागम के रूप में भी जाना जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपागम है जो नगरों के संबंध में सामान्यीकरण करने में मदद करता है, क्योंकि इस उपागम में विभिन्न नगरों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस्मेल, मर्फी, गार्नर इत्यादि विद्वानों ने अपने लेखों में इन उपागमों का प्रयोग किया है, परंतु मेयर महोदय ने बताया कि प्रारंभ में नगरीय भूगोलवेत्ताओं का ध्यान नगरों में तुलनात्मक अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तिगत नगरों पर अधिक सीमित था। भारत में भी व्यक्तिगत नगरों वाराणसी, कानपुर, बेंगलुरु इत्यादि पर कई अध्ययन प्रारंभ हुए हैं। पांचवा है ऐतिहासिक उपागम। इसे उत्पत्ति मूलक या विकास परक उपागम कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने इस उपागम का वर्णन अपनी पुस्तक नगरीय भूगोल में इस प्रकार किया है। नगरीय भूगोल के उत्पत्ति मूलक उपागम के अंतर्गत हम मुख्य रूप से नगरों को एक विकसित होते जीव के रूप में अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। छठा, कार्यात्मक उपागम।
इस उपागम को आर्थिक आधार उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम के अंतर्गत नगर विशेष के कार्यों एवं इसकी आंतरिक विविधता का अध्ययन किया जाता है। उन सभी विद्यमान कार्यों, चाहे वे केंद्रीय हों या अकेंद्रीय, आधारभूत हों या अनाधारभूत, सभी का अध्ययन नगर की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में होता है। सातवां है आगमन मूलक उपागम। इस उपागम को आनुभविक या गुणात्मक उपागम कहा जाता है। मेयर महोदय के अनुसार अभी तक अधिकांश नगरीय अध्ययन अनुभविक आगमन मूलक रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से सारयुक्त ज्ञान का निर्माण संभव है। सामान्यीकरण सरलता से हो जाता है। सभी प्रकार का क्षेत्रीय अध्ययन इसी उपागम के माध्यम से होता है। आनुभविक अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। इसमें गुणात्मक तथ्यों को अधिक बल मिलता है। निगमनात्मक मूलक निगमन मूलक उपागम, इसे सैद्धांतिक मात्रात्मक उपागम भी कहा जाता है। आगमन मूलक उपागम के ठीक विपरीत इस विश्लेषण उपागम में हम सामान्य तथ्यों से लेकर गणितीय विधि का सहारा लेकर नगरों का अध्ययन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से द्वितीय स्रोतों से प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त होते हैं। वस्तुतः आगमन मूलक एवं निगमन मूलक उपागम नगरीय अध्ययन को पूर्णता प्रदान करते हैं। आगमनात्मक, निगमनात्मक ये आप सुने होंगे। निगमनात्मक मतलब उदाहरण से सवाल लगाते हैं, ठीक है। और आगमनात्मक मतलब सवाल से फिर सवाल बताने के बाद फिर उदाहरण बताते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। चलिए, उसी आधार पर नगरीकरण किया जाता है। देखिए, चलिए ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। बहुनाभिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अमेरिकन भूगोलवेत्ता C.D. हैरिस तथा एडवर्ड उल एडवर्ड एल उलमैन ने 1945 में बहुनाभिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नगर के विकास के प्रतिरूप में केवल एक नगर केंद्र को नहीं, वरन कई भिन्न भिन्न नगर केंद्रों की भूमिका होती है। इन विकास नाभिकों की संख्या किसी नगर में कितनी होगी, इसका निश्चय ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति की शक्तियाँ करती हैं। तो कुछ कार्यों का समूहीकरण कर देती हैं और कुछ कार्यों को इधर उधर प्रकीर्ण कर देती हैं। बहुनाभिक सिद्धांत के अनुसार नगर का भूमि उपयोग प्रतिरूप प्रायः बहुत से अलग अलग केंद्रों के चारों ओर निर्मित या विकसित होते हैं, न कि केवल एक ही केंद्र के चारों ओर। इस सिद्धांत में नाभि का अर्थ उस आकर्षणजनक बिंदु या तत्व से है जिसके चारों तरफ विकास, वाणिज्य, उद्योग या आवास के रूप में होता है। हैरिस एवं उलमैन के अनुसार कुछ नगरों में बहुनाभिक नगर के जन्म के समय से ही अस्तित्व में होते हैं तथा कुछ नगरों में इनका विकास नगरीय वृद्धि के कारण हुए स्थानांतरण और विशिष्टीकरण के साथ होता है। उलमैन के शब्दों में, नगर का वृद्धि प्रतिरूप बहुनाभिक सिद्धांत के अनुसार केंद्र स्थल यानी नाभिक नगर में फुटकर व्यापार क्षेत्र या भार पृथक्करण वाले नगर में बंदरगाह या रेल सुविधाएं और विशिष्ट कार्य वाले नगर में फैक्ट्री, खदान या पुलिन हो सकता है। नगर में बहुनाभिकी तथा भिन्न भिन्न विशेषता वाले क्षेत्रों के उदय में निम्न चार कारकों में समन्वय होता है। कुछ कार्यों को विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे फुटकर व्यापार क्षेत्र अधिकतम अंतः नगरीय सुगमता वाले बिंदु के पास, बंदरगाह क्षेत्र उपयुक्त जलागार के पास तथा विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र जल या रेल द्वारा उपलब्ध यातायात और भूमि के विस्तृत भागों के पास होते हैं। कुछ समान क्रियाएं एक साथ समूहीकरण करके लाभ प्राप्त करती हैं। शिकागो का मर्केंडाइज यानी मर्चेंडाइज मार्ट थोक क्रियाओं के एकत्रीकरण का उदाहरण है। कुछ असमान क्रियाएं एक दूसरे से अलग रहती हैं। नगर में फैक्ट्री के विकास और उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों के मध्य विरोध होता है। इसी प्रकार फुटकर व्यापार क्षेत्र तथा थोक व्यापार क्षेत्र भी अलगाव रखते हैं, क्योंकि फुटकर व्यापार क्षेत्र में पैदल चलने वालों की भीड़ रहती है तथा थोक व्यापार क्षेत्र में भारी सामानों को लादने उतारने के लिए बड़े वाहनों का उपयोग किया जाता है। चौथा है,
कुछ कार्य सर्वोत्तम स्थलों के ऊंचे किराए को देने में असक्षम होते हैं, जैसे विस्तृत स्थान चाहने वाले भारी थोक व्यापार तथा भंडारण के कार्य। थोक व फुटकर व्यापार के क्षेत्र कम किराए के अधिवासों को विकसित नहीं होने देते। हैरिस व उलमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न नगरों के विकास का गहन अध्ययन किया और निम्न क्षेत्रों की उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत किया। पहला है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। यह नगर का केंद्र होता है जो नगर के विभिन्न भागों से यातायात द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ नगर के सभी भागों से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर भूमि की कीमत सबसे अधिक होती है। यहाँ पैदल चलने वालों की संख्या अधिक होती है। बहुत से महानगरों के अनियमित विकास नगर के मध्य में ही विकसित न होकर नगर के किसी एक किनारे की ओर विकसित हो गया है। नदी या झील के किनारे स्थित नगरों में यही देखने को मिलता है। शिकागो, सेंट लुइस व साल्ट लेक सिटी इसके ही उदाहरण हैं। ठीक है, केंद्रीय व्यापारिक केंद्र के। इसके बाद आ गया है थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण का क्षेत्र। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के निकट थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण का क्षेत्र विकसित होता है। यह क्षेत्र सुविधाजनक रूप से नगर के भीतर परंतु अतिरिक्त नगरीय यातायात सुविधाओं के पास स्थित होता है। यहाँ बाजार की समीपता व श्रम की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। चलिए फिर से पढ़ देते हैं। थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण का क्षेत्र। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के निकट थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण का क्षेत्र विकसित होता है। यह क्षेत्र सुविधाजनक रूप से नगर के भीतर परंतु अतिरिक्त नगरीय यातायात सुविधाओं के पास स्थित होता है। यहाँ बाजार की समीपता व श्रम की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। यह क्षेत्र नगर के अन्य भागों से यातायात के साधनों द्वारा जुड़ा होता है। यह पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा करता है। यह सीबीडी के समीप यातायात मार्गों के सहारे फैल जाता है। ये सीबीडी जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था ना इसका लघु उत्तरी का, पिछले वीडियो में जरूर देख लेंगे आप। ठीक है, लास्ट में ही है। और तीसरा है यह सीबीडी के समीप यातायात मार्गों के सहारे फैल जाता है। तीसरा है निम्न श्रेणी के आवासीय क्षेत्र। निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र का विस्तार केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अथवा भारी उद्योग क्षेत्र के निकटवर्ती भागों में होता है। इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। ठीक है। और मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों का विकास उन भागों में होता है जहां मध्यम श्रेणी की सुविधाएं होती हैं तथा भूमि की कीमत अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। ये क्षेत्र रेल एवं सड़क मार्गों के निकट विकसित होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पांचवा है उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र। उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र ऊंची भूमि पर जहां जल प्रवाह की दशा अच्छी होती है तथा शहर के शोर, धुआं, प्रदूषण, दुर्गंध आदि से दूर हो विकसित होते हैं। छठा है भारी उद्योगों का क्षेत्र। भारी उद्योगों के क्षेत्र का विकास प्रायः नगर के बाह्य भागों में होता है। ऐसे क्षेत्रों में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए विस्तृत भूमि सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों को रेल एवं सड़क मार्गों का पोषण भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सातवां है छोटे छोटे नाभिक क्षेत्र। इसमें सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, बाह्य स्थिति व्यापार क्षेत्र तथा छोटे औद्योगिक केंद्र शामिल होते हैं। एक विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र रूप से नाभिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। पार्क एवं मनोरंजन के क्षेत्र ऊंची श्रेणी के आवासीय विकास को आकर्षित करते हैं। वाशिंगटन का रॉक क्रीक पार्क व लंदन का हाइड पार्क इसके उत्तम उदाहरण हैं। ठीक है, ये दोनों उदाहरण भी याद रहने चाहिए, हेडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर आठवां है उपनगरीय या उपग्रही क्षेत्र। उपनगरीय व उपग्रही क्षेत्रों का विकास नगर के बाह्य क्षेत्रों से कुछ दूरी पर होता है। उपनगर दो प्रकार के होते हैं, आवासीय उपनगर तथा औद्योगिक उपनगर। मोटर मार्गों व उपनगरीय रेल मार्गों के विकास ने उपनगरों को जन्म दिया है। उपग्रह नगर उपनगरों से भिन्न होते हैं। उपग्रह नगर से मीलों दूर स्थित होते हैं। उपग्रह नगरों से केंद्रीय नगर में दैनिक अभिगमन की मात्रा कम तथा उपनगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इतनी अच्छी हेडिंग्स हैं, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है।
ये जो फिटिंग्स हैं इसे आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, इतने सारे हैं। केंद्रीय व्यापारिक केंद्र क्षेत्र, थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण का क्षेत्र, निम्न श्रेणी की आवासीय क्षेत्र, मध्यम श्रेणी की आवासीय क्षेत्र, उच्च श्रेणी की आवासीय क्षेत्र, भारी उद्योगों का क्षेत्र, छोटे छोटे नाभिक क्षेत्र, उपनगरीय व उपग्रही क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बहुत छोटा सा है, पॉइंट है इसमें। प्राचीन नगरों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, प्राचीन नगरों की प्रमुख विशेषताएं बोल रहा है। प्राचीन नगरों के बसाव स्थानों व उनके विकास के अध्ययनों के आधार पर प्राचीन नगरों के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। प्राचीनतम नगर अपने प्रारंभिक चरण में गांव थे। ठीक है, जो प्राचीन नगर हो चुके हैं, आज शहर हो चुके हैं, पहले प्रारंभिक चरण में गांव ही थे, जो धीरे धीरे बड़े होकर शहरों के रूप में विकसित हुए। प्राचीनतम नगर तत्कालीन सभ्यता व कल संस्कृतियों के रूप में व्यक्त करते हैं। प्राचीन काल में नगरीकरण की प्रक्रिया व नगरों का प्रसार अत्यंत मंद था। इसका प्रधान कारण सभ्यता तथा इसकी अर्थव्यवस्था और यातायात का अविकसित होना था। उनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण नियंत्रण स्थापित करना था। नगर अपने चौथा है, नगर अपने क्षेत्र और उसके निवासियों की संस्कृति व अर्थव्यवस्था के तकनीकी विकास के प्रतीक थे। पांचवा है, प्राचीन नगर प्रायः राज्यों की राजधानियों के रूप में थे। छठा है, सभी नगरों के सामाजिक राजनीतिक संगठन में पुरोहितों का प्रभाव था और वे समस्त धार्मिक आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन करते थे। ठीक है, और छठा है, प्राचीनतम नगर सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी से घिरे होते थे तथा दीवारों व मकानों की सामग्री में जली हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अतः प्राचीन नगरों ने स्थापत्य कला निर्माण को प्रश्रय दिया था। ठीक है, आठवां है, मकानों में आने जाने के लिए सड़कों व गलियों व घरों से गंदा पानी निकालने के लिए जल निकास प्रणाली को अपनाया गया था। और है इसमें 9वां पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की सड़कें समकोण प्रकार की थीं, परंतु मेसोपोटामिया के नगरों में मकानों व सड़कों के प्रतिरूप अनियमित थे। जिनको सिंधु सभ्यता पढ़ी होगी, अगर कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे। ठीक है, और इसमें नगरों के भीतर कृषकों की संख्या अधिक होती थी। नगरों में परस्पर आदान प्रदान की सुविधाओं व यातायात का विकास हुआ था। नगर 11 है, नगर की आंतरिक जनसंख्या में सामाजिक वर्गीकरण का अस्तित्व था। नगर अपने इर्द गिर्द के कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। और 12वां है, प्राचीन नगर अधिकांशतः समाज के सामुदायिक प्रयास के परिणाम थे। वह पूर्ण रूपेण नियोजित तो नहीं थे, पर कम से कम समाज की सूझबूझ का परिणाम अवश्य थे। उनकी उत्पत्ति सद्देश्य की गई थी। देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी वो समझ लीजिए पुराने जमाने का था, लेकिन बहुत पहले की सभ्यता थी, जो शहर जैसी एकदम व्यवस्था, जैसे आप शहरों में बिल्डिंग्स देखते हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, एक जैसे स्विमिंग पूल था वो भी उसमें मिलती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिला था। और सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो एक ही पर्याय माना जाता है हालांकि। ठीक है, और वहां पर जो सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली यानी चौकोर चौकोर 90-90 अंश के कोण पर डिवाइड डिवाइड थी। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। नगरों में पेयजल की समस्या का वर्णन कीजिए। हम रुकते हैं, कोई रुकता उकता नहीं है, सब चले आते हैं। नगरों में पेयजल की समस्या का वर्णन कीजिए। देखिए, पीने वाले जल की व्यवस्था कारखाने वाले जल से अलग होनी चाहिए। कारखाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका जल स्वच्छ ही हो। पेरिस में पीने आदि के लिए 50% और अन्य कार्यों के लिए 60% जल खर्च होता है। दो अलग अलग जल व्यवस्थाएं करना कठिन कार्य सिद्ध होता है। सबसे अच्छा जल झरनों से प्राप्त होता है। पेरिस में झरने का जल 1865 से ही प्रयोग किया गया है, परंतु इनके द्वारा 1/3 पेयजल ही प्राप्त होता है। 2/3 जल सीन, माने आदि नदियों से प्राप्त होता है। इस जल को साफ करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
वियना में अल्पाइना जल का प्रयोग किया जाता है। वियना में अल्पाइना जल का प्रयोग किया जाता है। इसे डेन्यूब नदी से इसे डेन्यूब नदी से भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, डेन्यूब नदी है। हैम्सबर्ग में एक नदी का जल प्रयोग होता है, परंतु 75% जल भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। लोअर सैक्सोनी में नगरों को भूमिगत जल प्राप्त होता है। बर्लिन की इस विधि से 88% जल प्राप्त होता है। लंदन का 80% जल गंदे जल को साफ करके प्राप्त किया जाता है। यह जल थेम्स और ली नदियों से लिया जाता है, जिसमें ऊपर के सभी नगरों के मलमूत्र और नालों का गंदा पानी विसर्जित किया जाता है, परंतु इसे बड़े बड़े खुले जलाशय में साफ कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। जल से उत्पन्न समस्याएं क्या हैं? देखिए, जल का अभाव क्या होता है। हेडिंग ध्यान रखेंगे। अफ्रीका और एशिया में जल की समस्या कभी कभी हो जाती है। अब देश स्वतंत्र हो चुके हैं और इसकी कमी प्रायः सभी नगरों में समाप्त हो चुकी है। लियोपोल्डविले में लुकुंगा का जल प्रयोग में लाया जाता है। कांगो के जल का भी प्रयोग किया गया है। भारत तथा मलाया या सुदूर पूर्व देशों में नगरों के लिए जल की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, परंतु भूमिगत जल का प्रयोग प्राय सभी नगरों में किया गया है। गंगा या अन्य नदियों के किनारे भी भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के नगरों में जल की कमी का अनुभव किया गया है। दूसरा है जल की गंदगी। जल के कारण अनेक बीमारियां भी होती हैं। शंघाई में कई बार गंदे जल के प्रयोग के कारण हैजा हो चुका है। भारत एवं पाकिस्तान में भी जल के कारण बीमारियां होती हैं, परंतु अब दशा काफी सुधर चुकी है। जल के अभाव के कारण क्या है? देखिए, जल दो कारणों से कम हो सकता है। अविकसित देशों में समुचित कार्य एवं औजारों की कमी के कारण, और खा पॉइंट है विकसित देशों की जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि का कारण। ठीक है, अविकसित देशों में पहला है क्या है? जल के दो कारणों से कम होता है। अविकसित देशों में समुचित कार्य और एवं औजारों की कमी के कारण, और विकसित देशों की जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण। ये तो सबसे ज़्यादा है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जनसंख्या वृद्धि ठोक दो, हो जाएगा काम। संयुक्त राज्य अमेरिका में जल की खपत के भंडार से आगे बढ़ती जा रही है। पेरिस में भी दशा सोचनीय है। जल की खपत इतनी अधिक है कि गर्मी में थोड़ी सी शुष्कता आने पर संकट उपस्थित हो जाता है। नगर के ऊंचे भाग तथा उपनगरीय क्षेत्रों में दिन में बहुत कम समय तक जल मिल पाता है। यह कमी जुलाई और अगस्त में विशेष रूप से दिखाई देती है। इंग्लैंड में बर्मिंघम को सेंट्रल वेल्स से जल प्राप्त होता है। लिवरपूल को उत्तरी वेल्स से मिलता है और मैनचेस्टर को लीक जिला से प्राप्त होता है। लंदन में निवासियों को सदैव सूचित किया जाता है कि वे जल का न्यूनतम प्रयोग करें। सूखा पड़ने पर बाग बगीचों की सिंचाई रोक दी जाती है। रेगिस्तान के तेल रेगिस्तान के तेल नगरों में भी जल की समस्या है। भारतीय नगरों में भी जल की संपूर्ति बराबर नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या और जल प्रदान करने वाले साधनों का विकास ना हो पाना है। देखिए, भारत में आपको पता है कि बहुत सारे मतलब कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत एक मानसून की दृष्टि से बहुत बहुत उच्च श्रेणी का देश है। ठीक है, इसमें जल की कभी कमी हो ही नहीं सकती। सभी जगह अगर सभी जगह वहाँ क्या कहते हैं, जल प्रणाली विकसित कर दी जाए तो यहाँ पे जल की आपूर्ति कभी कम नहीं हो सकती। जल की आपूर्ति कम नहीं हो सकती का मतलब है कि यहाँ पर कभी जल की कमी ही नहीं हो सकती। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है। अगर उत्तर की सदा नीरा नदियों को अगर दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में जल की कमी नहीं हो सकती। और जब वर्षा होती है, उन जलों को क्या कहते हैं, संचित कर लिया जाए, यानी कि बड़े से बड़े जलाशय बनाकर संचित कर लिया जाए, तो भी जल की कमी कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा देश है हमारा। लेकिन अभी यहाँ पर अविकसित है, विकासशील देश है ना, इसी वजह से व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही हैं। हालांकि देखें कब तक ये सब हो पाता है, अच्छी बात होगी। तो ये जो सूखा उखा पड़ता है, ये सब कभी ना हो पाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, प्रमुख नगरीय उपांत एवं गौड़ नगरीय उपांत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ग्रामीण नगरीय उपांत की पेटी सुनिश्चित नहीं होती। इसकी सीमाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे जैसे नगरीय सुविधाओं का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे इसकी सीमा नगर से बाहर की ओर सरकती जाती है। उपांत पेटी आमलैंड की भांति अनेक क्षेत्रों का समूह है, न कि एक भौगोलिक प्रदेश। इसके दो भाग किए जा सकते हैं। प्रमुख नगरीय उपांत,
प्रमुख नगरीय उपांत में यह वह भाग है जहाँ पर नगरीय सुविधाओं व कार्यकलापों का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है तथा यह नगर की सीमा से लगा होता है। सबसे पहले इसी भाग का विकास होता है। इस पेटी को विद्वानों ने अन्य कई नामों से पुकारा है। एंड्रयूज ने नगरीय उपांत, रीनमन ने बाह्य समीपवर्ती भूभाग, मायर्स व बीगले ने वास्तविक उपांत, व्हाइट हैंड ने भीतरी उपांत, पेटी पेटी एम एम पी सिन्हा अरे बाप रे पेटी एम एम पी सिन्हा ने भीतरी उपांत या उपनगरीय उपांत का नाम दिया है। ये प्रमुख नगरीय उपांत इतने हैं। और गौड़ नगरीय उपांत क्या है देखिए। प्रमुख नगरीय उपांत के बाहर चारों ओर फैली पेटी गौड़ नगरीय उपांत कहलाती है। इसका विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। यह प्रमुख रूप से ग्रामीण विशेषता वाली होती है। नगरीय कार्य यहाँ कम पाए जाते हैं। इस पेटी को भी विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। एंड्रयू ने ग्रामीण उपांत, रिनमन ने उपनगरीय क्षेत्र, मायर्स व बीगले ने आंशिक उपांत, व्हाइट हैंड ने ग्रागर उपांत तथा एम एम पी सिन्हा ने अच्छा वहाँ पेटीएम था क्या? अच्छा एम एम पी सिन्हा ने बाह्य या ग्रामीण उपनगरीय उपांत का नाम दिया है। कुछ लोगों ने इस पेटी को ही ग्रामीण नगरीय उपांत का नाम दिया है। इस पेटी का सीमांकन सबसे बड़ी समस्या है। इसके सीमांकन के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। 1953 में क्वीन व कारपेंटर, 1956 में डंकन व रीस, 1956 में निम्पर व हावले, 1957 में मार्टिने, 1957 में रोहटेट व हिटजल, 1960 में गोल बेसज, 1960 में रीनमन, 1963 में एंड्रयूज और एहलमन, 1965 में पहल, 1966 में गोल्ड स्मिथ और ली, 1966 में जॉनसन ने उपांत पेटी की सीमाएं जनगणना अथवा प्रशासकीय क्षेत्रीय इकाइयों के आधार पर निर्धारित की हैं। प्रश्न संख्या 15 है। शहरी विकास से संबंधित भारत सरकार की नई योजना अमृत मिशन के बारे में बताइए। पहले कभी सुना है अमृत मिशन? चलिए देखते हैं। 25 जून 2015 को अटल कायाकल्प व शहरी रूपांतरण पर अटल मिशन या अमृत मिशन, अटल मिशन या रिविजनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका फुल फॉर्म है। का शुभारंभ किया। इस मिशन ने पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन का स्थान लिया है। इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शहरों को अपनी भावी विकास योजना तैयार करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत 500 शहरों को शामिल किया जाएगा और 5,000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इस मिशन के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार में सुनिश्चित जलापूर्ति वाला नलका लगा हो। देखिए नलका बहुत पुराना शब्द है जिसको क्या क्या बोलते हैं, चापाकल भी बोलते हैं, कई जगह सुना हूँ मैं, और हैंडपंप भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। नलका लगा हो तथा वहाँ सीवरेज कनेक्शन हो, यानी सीवेज कनेक्शन हो, ठीक है। हरित क्षेत्र व खुले क्षेत्र पार्क का विकास कर सुविधा मूल्य को बढ़ावा मिले। सार्वजनिक परिवहन या गैर मोटर परिवहन सुविधा का निर्माण कर प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाए। इसके तहत वैसे शहरों या कस्बों को शामिल किया जाएगा जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो तथा जहां अधिसूचित कंटोनमेंट बोर्ड नहीं हो। इसमें वैसे शहरों को भी शामिल किया जाएगा जिसे शहरी विकास मंत्रालय की हृदय स्कीम के तहत विरासत शहर के रूप में अधिकृत किया गया हो। कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस योजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स आदि सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बजट में 10% तक आवंटन किया जाएगा। यह उसी कस्बे में लागू होगी जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। हृदय स्कीम के तहत शामिल विरासत स्थल भी इसमें शामिल होंगे। 75,000 से अधिक परंतु 1 लाख से कम आबादी वाले उन 13 छोटे शहरों में लागू होगी जहां से छोटी छोटी नदियां गुजरती हैं। उन पहाड़ी इलाकों और द्वीपों पर लागू होगी जहां पर्यटन का स्कोप ज़्यादा है।
जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगी उनके लिए बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जाएगा। अमरूद के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आएंगी जो JNNURM के अंतर्गत अधूरी रह गई हैं। अमृत के अंतर्गत JNNURM की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जाएगा। मतलब काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना मिशन था ये। ठीक है, तो पूरा भी हो गया होगा। जैसे अमरूद शहर में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 64 है, 64 जिले हैं। शहर तमिलनाडु, अमरूद शहर में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 64 शहर हैं। तमिलनाडु के 33 शहर हैं, महाराष्ट्र के 37 शहर हैं, गुजरात के 31 शहर हैं, कर्नाटक के 21 शहर हैं, राजस्थान के 30 शहर हैं, पश्चिम बंगाल में 28 शहर हैं, बिहार के 27 शहर हैं, हरियाणा के 19 शहर हैं, छत्तीसगढ़ के 10 शहर हैं आदि शामिल किए गए हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 16 में आएंगे। नगरीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन देने में अनेक कारक उत्तरदायी हैं। स्वतंत्रता के पूर्व तक नगरों के विकास में अनुकूल भौगोलिक दशाओं, धार्मिक विश्वासों, सैनिक शिविरों की स्थापना तथा यातायात की सुविधाओं का अधिक योगदान था। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के साधन, राजनीतिक दशाएं, ग्रामीण गुटबंदी, नागरिक सुविधाएं तथा आर्थिक सुरक्षा आदि प्रमुख दशाएं हैं जिन्होंने नगरीकरण को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। इन कारकों के प्रभाव को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक देश की 86% से भी अधिक आबादी गांव में रहती थी। निर्धनता के बाद भी ग्रामीणों का जीवन आत्मनिर्भर था। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जब जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होनी आरंभ हुई तो गांव में खेतों का विभाजन बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग ने रोजगार पाने के लिए नगरों की ओर बढ़ना आरंभ किया। औद्योगिक विकास। भारत में जैसे जैसे औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में उत्पादन बढ़ता गया, गांवों के कुटीर उद्योग धंधे और हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। इन उद्योग धंधों और दस्तकारी में लगे व्यक्तियों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। नगरीय उद्योगों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी। फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा नगरीय उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगा। इससे नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में सभी गांवों को नगरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण आरंभ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नए विकास कार्यक्रम आरंभ हुए। यहाँ जैसे जैसे यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि होती गई, सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ने लगे। कृषि में उन्नत उपकरण और बीजों का उपयोग होने के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन ग्रामीणों की नगरों पर निर्भरता बढ़ने लगी। फसल को बेचने के लिए भी ग्रामीणों का नगरों से संपर्क बढ़ा। यातायात की सुविधाओं के फलस्वरूप कृषि उपज को नगरों में लाकर बेचना अधिक लाभप्रद हो गया। इससे नगरीय जनसंख्या बढ़ने के साथ ही नगरीय विशेषताओं का ग्रामीण समुदायों में प्रसार होने लगा। राजनीतिक दशाएं। राजनीतिक दशाओं में नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में वर्तमान राजनीतिक दशाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को उन नगरों में विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं जो राजनीतिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आज नगरीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक तेज है। विभिन्न प्रदेशों की राजधानी जिन नगरों में है उनमें भी दूसरे नगरों की तुलना में नगरीकरण अधिक तेजी से हो रहा है। ग्रामीण गुटबंदी। भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों से होने वाली वृद्धि तथा विकास कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों के फलस्वरूप ग्रामीण गुटबंदी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस गुटबंदी के कारण गांव में तरह तरह के संघर्षों और तनावों में भी वृद्धि हुई है। इस दशा में गांव में रहने वाले बहुत से व्यक्ति अपने जीवन को असुरक्षित समझकर नगरों में आकर रहना आरंभ कर देते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक साधारणतः खेती जैसी परंपरागत व्यवसाय को करना पसंद नहीं करते। उनका प्रयत्न नगर में स्थित कार्यालयों, कारखानों अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में नौकरी करके जीवन यापन करना होता है। नगर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांव का जीवन उन्हें अनुपयुक्त दिखाई देने लगता है। इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। नागरिक सुविधाएं।
हमारे देश में बढ़ते हुए नगरीकरण का एक अन्य कारण नगरों में प्राप्त होने वाली विशेष नागरिक सुविधाएं हैं। नगरों में शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की अधिक सुविधाएं होने के कारण यह गांवों और कस्बों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा। सभी नगर व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र होते हैं। औद्योगिक नगरों में एक विशेष उद्योग से संबंधित विभिन्न व्यवसायों की सुविधा होने के कारण लोगों को सरकारी सरकारी लोगों को नौकरी के अतिरिक्त अपने स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के भी अधिक अवसर मिल जाते हैं। व्यवसाय के लिए कच्चा माल, विकसित उपकरण तथा नई जानकारियां प्राप्त करने में भी नगरीय जीवन को अधिक सुविधाजनक समझा जाता है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि नगर में रहकर ही वे अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए किंग्सले डेविस ने यह निष्कर्ष दिया कि नगरीकरण में होने वाली वृद्धि केवल कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं का ही परिणाम नहीं है, बल्कि नगरों में परिवहन और संचार की सुविधाएं, व्यक्तिक कुशलता की मांग, श्रम विभाजन और आर्थिक सुरक्षा आदि वे दशाएं हैं जो नगरीकरण को बढ़ाने में योगदान करती हैं। स्पष्ट है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में होने वाली वृद्धि को इन सभी दिशाओं दशाओं से संयुक्त प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है। देखिए पूरा निबंध की तरह है, लेकिन आप सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आर्थिक सुरक्षा, बहुत सारी सुरक्षाएं नगर में होनी चाहिए, उन सब के कारण भी जनता पलायन कर जाती है। ठीक है, देखिए इतने बड़ा आंसर है। यहाँ तक देख लें, पूरा हेडिंग आ गई ना। देखिए नगरीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को क्या क्या है, कारकों का प्रभाव क्या है। देखो जैसे जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिक विकास है, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि है, राजनीतिक दशाएं हैं, ग्रामीण गुटबंदी है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, नागरिक सुविधाएं हैं, आर्थिक सुरक्षा है। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतीय नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की एक विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए, आर्थिक कार्यों की प्रधानता के आधार पर भारत के नगरों को निम्नलिखित 10 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर में क्या है, प्रशासनिक नगर का सर्वप्रमुख कार्य अपने समीपवर्ती क्षेत्र या निर्धारित क्षेत्र के लिए प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना होता है। इन नगरों के अंतर्गत केवल देश की राजधानी नगर ही नहीं, प्रांतीय राजधानी, जनपद और अन्य प्रशासनिक नगर भी सम्मिलित होते हैं। इस श्रेणी के नगरों में अन्य कार्यों की तुलना में प्रशासनिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक मिलता है। भारत में नई दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोहिमा महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर हैं। व्यापारिक नगर। इस श्रेणी के नगरों का आधारभूत कार्य व्यापार, वाणिज्य एवं विभिन्न सेवाओं को संपादित करना होता है। इस प्रकार के नगरों का अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से उत्तम परिवहन सुविधाओं के माध्यम से घनिष्ठ संपर्क होता है। व्यापारिक नगर जहाँ किसी क्षेत्र के उत्पादन का संग्रह करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस उत्पादन का किसी अन्य क्षेत्र में वितरण कर उस क्षेत्र की मांग की आपूर्ति करते हैं। व्यापारिक नगरों में बाजार नगर, सामुद्रिक बंदरगाह नगर तथा वित्तीय नगर सम्मिलित हैं। बाजार नगरों में विभिन्न प्रकार की दुकानों, गोदामों, थोक बाजारों, शीत गृहों के साथ साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थानों की प्रधानता मिलती है। भारत के व्यापारिक नगरों में कानपुर, हापुड़, इंदौर, अहमदाबाद, ब्यावर, विजयनगर, लॉयलपुर तथा पूर्णिया के नाम उल्लेखनीय हैं। अब आता है औद्योगिक नगर। इस श्रेणी में सम्मिलित नगर प्रमुख रूप से कच्चे मालों को तैयार माल में परिवर्तित करने का कार्य उद्योगों के माध्यम से संपन्न करते हैं। इन नगरों में औद्योगिक भूदृश्यों की प्रधानता मिलती है। औद्योगिक नगर का आकार तथा स्वरूप उसमें कार्यरत उद्योगों के आकार तथा प्रकार द्वारा प्रभावित होते हैं। औद्योगिक नगरों में अधिकारियों तथा श्रमिकों के आवास क्षेत्र पूर्णतः अलग अलग स्थित होते हैं। कुछ औद्योगिक नगरों में एक विशिष्ट प्रकार के उद्योगों की प्रधानता मिलती है, जबकि अन्य औद्योगिक नगरों में विविध प्रकार के उद्योग साथ साथ कार्यरत मिलते हैं। भारत के औद्योगिक नगरों में भिलाई, राउरकेला, धनबाद, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भद्रावती, शोलापुर, अहमदाबाद, सूरत, नोएडा, फरीदाबाद तथा गाजियाबाद के नाम उल्लेखनीय हैं।
सुरक्षा नगर मध्यकाल में विश्व के अधिकांश नगर सुरक्षित स्थलों पर बसाए गए हैं। इस हेतु नगर के चारों ओर किलों का निर्माण करने के साथ साथ नगर में सैनिक छावनियों की स्थापना की गई। वर्तमान समय में भी इस प्रकार के नगर मिलते हैं जिनमें देश की सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप प्रमुखता से मिलते हैं। ऐसे नगरों में सैनिक व सुरक्षा संबंधी कार्य प्रायः मुख्य नगर से थोड़ा हटकर विलग रूप से मिलते हैं। भारत में विशाखापट्टनम, मेरठ, खड़कवासला तथा मोहो इस प्रकार के नगर हैं। सांस्कृतिक नगर इस श्रेणी के नगरों में सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रमुख रूप से शैक्षणिक व धार्मिक क्रियाकलापों की प्रधानता मिलती है। विश्व के ऐसे नगर जिसमें शैक्षणिक कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। शैक्षणिक नगरों के विकास में शैक्षणिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में रुड़की, अलीगढ़, पिलानी तथा बनारस शैक्षणिक नगरों में प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका व पुरी धार्मिक नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। परिवहन नगर इस श्रेणी के नगर विभिन्न परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर विकसित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकृति के परिवहन मार्गों के मिलन स्थल तथा दो या अधिक व्यापारिक महत्व के परिवहन साधनों के मिलन स्थल पर विकसित हुए नगरों में परिवहन सर्व प्रमुख क्रियाकलाप होता है। परिवहन सुविधाएं परिवहन नगर के विकास में सहयोग करने के साथ साथ व्यापारिक क्रियाकलापों को बढ़ाने में भी योगदान करती है। भारत में टुंडला, ऋषिकेश, हरिद्वार, जम्मू तथा टनकपुर नगर परिवहन नगर की श्रेणी में सम्मिलित नगर हैं। संग्रह नगर संग्रह नगर की श्रेणी के अंतर्गत खनन नगर, मत्स्य उत्पादक बंदरगाह नगर तथा काष्ठ संग्रह नगर सम्मिलित है। इन संग्रह नगरों में खनिज, मत्स्य तथा काष्ठ संग्रह करने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। साथ ही उक्त उत्पादों को विभिन्न भागों या उद्योगों में भेजने का कार्य भी किया जाता है। रानीगंज, झरिया, डिगबोई तथा खेतड़ी खनन संग्रह नगर, सीटिल, हैलिफैक्स, कालीकट, कोचीन तथा पांडिचेरी मत्स्य संग्रह नगर तथा काठगोदाम, कोटद्वार तथा दीमापुर काष्ठ संग्रह नगर के रूप में प्रमुख रूप से विकसित हुए हैं। मनोरंजन नगर इस श्रेणी में नगरों में स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्यावली तथा मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं, जिसके कारण बड़ी जनसंख्या में पर्यटक कुछ समय के लिए सैर सपाटे व मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। मनोरंजन नगरों में होटलों में बहुतायत होती है। साथ ही स्मृति उपहार खरीदने की दुकानों, थिएटर, क्लब व टूर व ट्रैवलिंग एजेंसियों की प्रधानता भी मिलती है। भारत में कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, दार्जिलिंग, माउंट आबू तथा उटकमंड प्रमुख मनोरंजन नगर हैं। याद रहे भाई साहब ये सब। निवास नगर इस श्रेणी के नगरों का प्रमुख कार्य विशाल नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना होता है। इन नगरों में आवासीय क्षेत्रों का संकेंद्रण मिलने के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, पार्क तथा परिवहन सेवाएं की उपलब्धता भी रहती है। निवास नगरों का विकास मुख्य रूप से बृहद महानगरों के सीमांत क्षेत्रों पर होता है। विश्व के अधिकांश बृहद महानगरों में महंगी आवास सुविधाओं की उपलब्धता होने के कारण सीमांत क्षेत्रों पर कई नगर निवास नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं, जो बृहद महानगर में कार्यरत जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराते हैं। गुड़गांव, सोनीपत, बदरपुर, सोहना, लोनी, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ दिल्ली महानगर के सीमांत पर विकसित इसी प्रकार के निवास नगर हैं। फिर है मिश्रित कार्यों के नगर। विश्व के अनेक नगर ऐसे हैं जिनमें किसी एक कार्य की प्रमुखता नहीं मिलती। ऐसे नगरों में एक साथ अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इस श्रेणी के नगरों को मिश्रित कार्यों के नगर की श्रेणी में रखा जाता है। विविध कार्यों को संपन्न करने वाले इन नगरों में यह ज्ञात करना कठिन होता है कि इनमें कौन सा कार्य प्रमुख है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु ऐसे प्रमुख महानगर हैं जिनमें बहुत से कार्य एक साथ मिलते हैं। इसलिए इन नगरों को किसी विशिष्ट श्रेणी में न रखकर मिश्रित कार्यों के नगर की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे दिल्ली में कोचिंगें हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी है, ठीक है, वहाँ पर सरकारें भी चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ के चीज़ें चलती हैं, तो मिश्रित हो गए।
चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हम अगले वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब जैसे रूरल जियोग्राफी, ठीक है, ग्रामीण भूगोल को पढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, 1 मिनट के अंदर ही है, उसमें लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आप जिसके पास पीडीएफ होगा वो जाके उसमें पीडीएफ सेंड कर दे, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि सारी सब सब चीज़ों का सीरीज मेरे पास नहीं रहता, ठीक है? तो इस वजह से बनाने में कठिनाई आती है। तो अगर किसी के पास भी वीडियो में पीडीएफ होगा तो भेज दे उस चैनल पे, तो मैं बना दूंगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।